जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में एडी एंड एएस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और खास करके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा फोकस उन टॉपिक्स के ऊपर में ज्यादा होगा जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, आपके एंट्रेंस पेपर में एमसीक्यू फॉर्मेट में इन सब चीजों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा ध्यान से साथ साथ में आप कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो, आपको परेशानी लगे, तो फिर आप हमको एक बार पूछ सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट हमको क्लियर नहीं हुआ। अगर आपने पहले से पढ़ भी रखा है तो भी कोशिश करिएगा इसको साथ साथ में जिस तरीके से हम रिवाइज करवा रहे हैं उस तरीके से रिवाइज करते रहिएगा। नोट्स आपको एज इट इज बुक के अंदर में दिए हुए हैं, फिर भी अगर आपको एडिशनल नोट्स कुछ लिखने हो पढ़ाने के दौरान तो फिर वो आप लिख सकते हैं। रनिंग नोट्स अगर आप चाहें तो साथ साथ में बना सकते हैं। अदरवाइज ये वो नोट्स हैं जो कि ऑलरेडी आपकी इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर में दिए हुए हैं। क्लियर है सबको ये? चलिए शुरू करते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। देखो भाई, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एक होता है डिमांड जो कि एक इंडिविजुअल बायर के लिए होता है। वो ये बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बायर कितने यूनिट्स खरीदना चाहता है। जैसे अगर आप हमसे पूछो कि सर इस कैलकुलेटर की डिमांड क्या है, तो हम आपको बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम अगर आप 100 रुपए में बेच रहे हो तो हम इसके 2 यूनिट खरीदने को तैयार हैं। तो ये मेरी डिमांड हो गई ऑफ दिस कैलकुलेटर एट ₹100। ये डिमांड होता था, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया पूरी इकोनॉमी के लिए। तो अगर हम पूरी इकोनॉमी के लिए बात करें तो हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड एक वैल्यू होती है, डिमांड क्वांटिटी में निकाला जाता है, एग्रीगेट डिमांड वैल्यू होती है। जैसे अगर हम तुमसे पूछें कि पूरी इकोनॉमी में डिमांड कितनी, तो डिमांड किसी एक प्रोडक्ट की तो होगी नहीं। डिमांड कैलकुलेटर की भी है, डिमांड लैपटॉप की भी है, डिमांड शर्ट पैंट की भी है, डिमांड खाने पीने की भी है, डिमांड तेल की भी है। कई चीजों की डिमांड है या नहीं है। अगर हम हर एक चीज के डिमांड को इंक्लूड कर दें तो फिर मिलाकर के जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। अगर हम हर एक चीज की डिमांड को इंक्लूड कर दें। अब साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 10 लीटर और 5 केजी को मिलाकर के 15 केजी लीटर बना दें, नहीं हो सकता ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स को ऐड नहीं कर सकते तो वैल्यू को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? हम कहेंगे 10 किलो 100 रुपए का, 5 लीटर 200 रुपए का, 100 रुपए और 200 रुपए कुल मिलाकर के 300 रुपए की डिमांड है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है। आ भाई देखा जाए, इट रिफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर all goods and services in the economy as a whole. It is expressed in terms of total expenditure. It is expressed in terms of total expenditure. अब समझिए, इसमें एक और डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। It is the value of goods and services that will be demanded in an economy for a particular period of time at a given level of income. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और एक गिवन लेवल ऑफ इनकम के लिए जितनी डिमांड होगी उसे हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब आगे सुना मेरी बात। हमने यहां पे 2 बातों को जोड़ा। एक हमने कहा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक चीज होती है जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है, उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे हम पूछें तुम्हारे पास कितना कैश है,
कैश इन हैंड कितना है, तो क्या तुम ये बताओगे कि साल भर इतना कैश था, ये बताओगे कि अभी इस समय कितना कैश है? इट इज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर हम तुमसे पूछें कि तुम्हारी इनकम कितनी है, तो अभी इस समय की इनकम कितनी है, या फिर महीने या साल भर की इनकम? महीने या साल भर की, यानी पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ चीजें पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, कुछ चीजें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम यानी एक पीरियड के लिए होती है, एक समय के लिए, महीना, 2 महीना, साल भर के लिए होती है, उसे हम लोग कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? तो एग्रीगेट डिमांड बताता है कि साल भर में कितनी डिमांड होगी, या किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितनी डिमांड होगी इकोनॉमी के अंदर एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। बोलो क्या? एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। यानी हमारी डिमांड निर्भर करती है इस बात पे कि इनकम कितनी है लोगों की। खुद ही से बताओ, जब इनकम ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे? ज्यादा 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 इनकम होगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और कम इनकम होगी तो कम डिमांड करेंगे। तो सिंपल फंडा है ना। तो हम कहते हैं एग्रीगेट, जैसे डिमांड निकाला जाता है प्राइस पे, 100 रुपए पे कितना खरीदोगे, 200 पे कितना खरीदोगे। एग्रीगेट डिमांड निकाला जाता है इनकम पे। तो एग्रीगेट डिमांड की यह डेफिनेशन साथ साथ में एक बार बोलते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल बी, बोलो, विल बी मतलब किया नहीं जा रहा है, किया जाएगा। किया जा नहीं रहा है, किया पास्ट या फ्यूचर, ठीक है। दैट विल बी डिमांडेड इन एन इकोनॉमी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। दिए गए इनकम पर एक पर्टिकुलर पीरियड में जितना डिमांड किया जाएगा पूरी इकोनॉमी में, उसे हम लोग कहते हैं एग्रीगेट। समझे? पक्का? ओ भाई लाइव वालों बोलो, तुम लोग बूझे कि नहीं बूझे? चलो भाई, वेरी गुड। अच्छा, आई कैन सी कि तुम लोग लिख नहीं रहे हो कुछ, या तो बहुत शार्प मेमोरी है, तो ये सब लिख लियो। अच्छा, विल बी जहां पे लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एंड, एंटे, एंट, अच्छा जैसा भी स्पेलिंग है ANTE, इसको आंटी बुलाओ, एंटे बुलाओ, एंट बुलाओ, जैसे भी बुलाओ, हाँ जैसी श्रद्धा हो। एक्स, एक्स एंट, तो एक्स एंट डिमांड क्या कहेंगे? एक्स एंट डिमांड, यानी जो होने वाला है, एक्स पोस्ट नहीं, एक्स पोस्ट माने जो हो चुका है, ठीक है। ये वो जो हो चुका है, ये होता है एक्चुअल, पास्ट वाला। तो ये एक्स एंट नहीं है, ये एक्स, सॉरी एक्स पोस्ट नहीं है, ये क्या है? एक्स एंट, एक्सपेक्टेड। दिखाई दे रहा है तुम लोग को? हाँ मत कहना, क्योंकि हमको नहीं दिख रहा, तुम लोग को कैसे दिख रहा है? ये है एक्स एंट। एक्स एंट माने एक्सपेक्टेड, ठीक है, यानी फ्यूचर का। थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, समझ जाना। एक होता है एक्स एंट पास्ट, एक होता है फ्यूचर, एक होता है एक्स पोस्ट, पोस्ट पास्ट, एंट फ्यूचर। एक्चुअल है तो पोस्ट, और एक्सपेक्टेड है तो एंट। तो यहां पे कौन सा लिख रहे हैं? जो एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में होगा। समझ गए इतना? ठीक, चलो इसके बाद आते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के होते हैं कंपोनेंट 4, CIG X-M। क्या? CIG X-M।
सी माने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई माने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम माने नेट एक्सपोर्ट्स। देखो भाई, हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी का एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर। एक होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है आपका फर्म। अब हाउस होल्ड और फर्म यही 2 मेन सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड फर्म को क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सर फैक्टर सर्विसेज माने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब देने वाले हमारे आपके जैसे, हमारे नहीं, हम आपके साथ नहीं, आप लोग जैसे ही लोग होते हैं ना, ठीक है, हमें अपने में मत जोड़िए, हम अलग हैं। तो हाउस होल्ड किसको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है? फर्म को। अब फर्म उसके बदले में क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। अब तुम लोग भी कहोगे सर दीजिए। अच्छा, ये फैक्टर सर्विसेज देता है, इसके बदले हम फैक्टर पेमेंट देते हैं। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि तुमने हमको फैक्टर सर्विसेज दिया, उसके बदले हमने आपको क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। यस और नो? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, इन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके हमने क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले हम आपको फैक्टर पेमेंट देते हैं। और ये कमाई करके अल्टीमेटली आप खर्चा किसके ऊपर करते हो? आप हमारे ऊपर ही खर्चा करते हो, है कि नहीं? अब तुम सब लोगों को याद आ रहा है, हाँ सर खर्चा किया था, बहुत खर्चा किया था। ठीक है, ठीक है, सब बाहर डिस्कस करेंगे। तो वापस से आप लोग क्या दोगे? हाउस होल्ड तुम सब, ठीक है, तो क्या दोगे? फैक्टर सर्विसेज। उन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके हम क्या देंगे आपको? गुड्स एंड सर्विसेज। अपने अपने घरों से लोग आकर के यहां पे फैक्टर सर्विसेज देते हैं, और उन्हीं फैक्टर सर्विस, हम भी अपने घर से आते हैं, उन्हीं फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके आपको क्या प्रोवाइड कराया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आप देते हो हमको पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और यही जो पेमेंट मिलता है अल्टीमेटली बढ़ जाता है ना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट। तब जाके हमारे हाउस होल्ड में पैसा आता है। समझ रहे हो? तो ये पूरा साइकिल में चलता है कि नहीं चलता है? इज दिस क्लियर? ये फ्लो ऑफ इनकम होता है किसके किसके बीच में? हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। फैक्टर सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज, और पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट्स। अब इसमें 2 तरह के फ्लो आते हैं। एक होता है रियल फ्लो। ये फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों को मिलाकर के ये जो फ्लो हुआ इसे कहते हैं रियल फ्लो। और जो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट मिलाकर के जो पैसा आता है इसे हम लोग कहते हैं मनी फ्लो। और इन दोनों को मिला जुला करके ही कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या कहा जाता है इसको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सिंपल बात समझो, हम या आप कह लो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हो, ठीक है, पैसा आएगा अपने लोग के पास, हम लोग जाकर के और फॉर्म्स में खर्चा कर देंगे। उनके घरों में पैसा आएगा, वो दूसरी फॉर्म में जाके खर्चा कर देंगे, है कि नहीं? तो हाउस होल्ड पैसा खर्चा करता है फॉर्म पे, और वो फॉर्म उस पैसे को कहां बांट देता है? हाउस होल्ड में। ये होता है मनी फ्लो। और एक होता है कि हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, बार्टर सिस्टम समझो, हम लोग सर्विसेज देते हैं हाउस होल्ड टू द फर्म, और फर्म उन्हीं सर्विसेज का इस्तेमाल करके हमको गुड्स एंड सर्विसेज देता है। बोलो समझे कि नहीं समझे?
एक होता है मनी फ्लो जो कि पैसे के टर्म्स में हो रहा है, और एक जो गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में हो रहा है उसे कहते हैं रियल फ्लो, और इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हमने आपको दो सेक्टर के लिए पढ़ाया, हाउस होल्ड और फर्म। इज दिस क्लियर? एवरीबडी इन द लाइव चैट कम ऑन प्लीज रिप्लाई, इज दिस क्लियर? पक्का समझ गए? प्लीज मेक श्योर यू आर सेंडिंग योर चैट टू द को होस्ट। स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर यू आर सेंडिंग योर चैट टू द को होस्ट। अब देखिए, अगर एक टू सेक्टर इकोनॉमी होती है तो उसमें दो सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है, हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है उसे हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म जो भी खर्चा करता है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो एक फर्म दूसरी फर्म के ऊपर कर रहा है, ठीक है, और एक होता है उसी में एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है? तो फर्म एक होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जैसे हमने अगर स्टेशनरी खरीदा, बाकी कुछ चीजें खरीदा, उनको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम लोग हाउस होल्ड का खर्चा जो है वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म का जो खर्चा है वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं जोड़ते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या? जो हमने प्रोडक्शन के दौरान खर्चा किया। तो प्रोडक्शन के दौरान जो भी खर्चा करते हैं वो तो अल्टीमेटली आपसे वसूल लेते हैं, यानी हाउस होल्ड से वसूल लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग दो चीजें जोड़ते हैं, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड का किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म का किया गया हाउस होल्ड का कंजम्पशन, फर्म का इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद आगे समझिएगा, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कैसा खर्चा करती है सर? हाउस होल्ड के ऊपर में अलग अलग प्रकार का स्कीम का और बाकी पब्लिक एक्सपेंडिचर किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? और फर्म्स वगैरह को सब्सिडी वगैरह दी जाती है कि नहीं? ऑब्वियसली इनसे पैसा लिया भी जाता है, बट यहां पे हम खर्चों की बात कर रहे हैं, हम यहां पे खर्चों की बात कर रहे हैं। और कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो हम अपनी इकोनॉमी के बाहर खर्च करते हैं, या बाहर से हमारी इकोनॉमी के अंदर खर्च किया जाता है। तो वो पैसे जो हम इकोनॉमी के बाहर खर्च कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं इंपोर्ट, और जो हमारी इकोनॉमी के अंदर आकर के पैसा खर्च किया जाता है हमारी इकोनॉमी से सामान खरीदने के लिए, इंडिया से सामान खरीदने के लिए, उसे कहा जाता है एक्सपोर्ट। तो यहां से बाहर जाते हैं एक्सपोर्ट्स और अंदर आते हैं इंपोर्ट्स। एक्स और एम, एक्स एक्सपोर्ट के लिए, एम इंपोर्ट के लिए, एक्स एक्सपोर्ट के लिए, एम इंपोर्ट के लिए। तो चार सेक्टर हो गए, इसे हम कहते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का मतलब हो गया इकोनॉमी से बाहर जितना भी इलाका है उसे कहते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो अगर हम एक 4 सेक्टर इकोनॉमी लें, सुनना मेरी बात, अगर हम एक 4 सेक्टर की इकोनॉमी लें जिसमें हमारे हाउस होल्ड भी हैं, फर्म भी है, बोलो कौन कौन है? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम माने कि हमारे देश में या हमारी इकोनॉमी में ये चारों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कुछ हाउस होल्ड है, फर्म है, एक सरकार है, और इकोनॉमी के बाहर भी एक दुनिया है, अगर ये चारों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है, तो हम कहेंगे हमारी एग्रीगेट डिमांड के 4 हिस्से होते हैं। वो जो हाउस होल्ड खर्चा करता है उसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो जो फर्म्स खर्चा कर रहे हैं उसे कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, और बाहर जो खर्चा हो रहा है उसे कहते हैं एक्स माइनस एम। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस सी आई जी एक्स माइनस एम। तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हो गए। क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कम ऑन स्पीक आउट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या है?
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, जो हमने एक्सपोर्ट किया उसके ऊपर खर्चा इंडिया में आके किया गया था। तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल बी डिमांडेड इन एन इकोनॉमी। मत ना ना ना, इन एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर तो खर्चा विदेश में करके आए, इसीलिए उसको माइनस कर दे रहे हैं, समझे? और जो एक्सपोर्ट किया उस पर तो खर्चा विदेशी आदमी आके इंडिया में कर रहा है, इसलिए उसको प्लस कर दे रहे हैं। तो इसीलिए प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये 4 सेक्टर का होता है, एडी इक्वल टू सी आई जी एक्स माइनस एम। हमारे सिलेबस के अंदर में 4 सेक्टर को नहीं लिया जाता है, इस चैप्टर को समझने के लिए केवल 2 ही सेक्टर को लिया जाता है। इसीलिए कौन से 2 सेक्टर? हाउस होल्ड और फर्म। इसीलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। इतना आप लोग समझे कि नहीं समझे? बताइए भाई, सबको लाइव सेक्शन पे एक बार बताइए। यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं है? तुम लोग कुछ लिख विख भी रहे हो साथ में? देखो डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं बना पाओगे तुम लोग। हाँ मालूम है हमको, कोशिश करो। हाँ हमको पहले से पता था, चश्मे का पावर देखो बढ़ गया। अच्छा बना है। तो इसको ब्रेक टाइम में बताते हैं, फिर तुम लोग को जगह जगह पे चोटें नजर आएगी। फिर तुम लोग पूछना क्या किए, बोलेगा कुछ नहीं, बस ये बोल दिया था मैंने कि डायग्राम सर से अच्छा बना। शिवाजी द बॉस वाला, हाँ हम उसी से इंप्रेस्ड होकर के ऑफिस रूम बनवाए। चलो भाई सुनो, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी आई जी एक्स माइनस एम। सी कौन करता है? हाउस होल्ड। आई कौन करता है? फर्म्स। जी गवर्नमेंट। एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होता है। जैसे एडी के बारे में पढ़ेंगे वैसे ही एएस के बारे में भी पढ़ेंगे। एएस का मतलब क्या होता है? जैसे एग्रीगेट डिमांड है कि आप कितना खरीदना चाहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई की मतलब हम कितना विलिंग टू सेल हैं। अच्छा, ये जो डिमांड है वो तो कौन करता है? मेनली हाउस होल्ड करता है, फर्म का इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा जोड़ता है उसमें। सप्लाई कौन करेगा? फर्म्स। सप्लाई कौन कर रहा है? फर्म्स। तो the concept of aggregate supply is related to the total supply of goods and services made available by the producers in the economy। तो जितना भी producers willing to supply हैं उसे हम लोग कहते हैं aggregate supply। अच्छा, अब aggregate supply को ही national income भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है इसको? क्योंकि आप जितना सप्लाई करोगे उतनी ही आपकी इनकम होगी। सर क्या इसके साथ में भी वही कॉन्सेप्ट है पीरियड ऑफ टाइम का? हां। क्या इसके साथ में भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे लेंगे? नहीं, एग्रीगेट सप्लाई खुद इनकम हो गया। आप कितना विलिंग टू सप्लाई है, और जितना विलिंग टू सप्लाई होगा उसी को उतनी ही इनकम मानी जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई और कुछ नहीं है, इनकम ही है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या? इनकम। कितना आप विलिंग टू सेल हो एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। प्रोड्यूसर्स कितना विलिंग टू सप्लाई है। जैसे कभी कभी होता है कि बाजार में ज्यादा सामान बिक नहीं रहा है, या लोग जैसे प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहता है। होता है कभी कभी कि बाजार में ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, लोग ज्यादा बेचना नहीं चाह रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बेचना तो चाह रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहा है। दोनों सिचुएशन हो सकती है ना। यहां पे वो कितना बेचना चाह रहे हैं, कितना बनाना चाह रहे हैं बाजार के अंदर में, उसे कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई।
समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। अच्छा, अगेन यहां पे सर पास्ट वाला है या फ्यूचर वाला है? फ्यूचर वाला है, तो प्रोड्यूस्ड की जगह हम लोग यहां पे लिख सकते हैं विलिंग टू प्रोड्यूस। सर यानी ये भी क्या एक्स एंट है? हां जी, क्या है ये? एक्स एंट। अच्छा, आगे सुनो साहब, हमारी इनकम या तो कंज्यूम होगी या तो सेव हो जाएगी। एकदम सिंपल फंडा है कि नहीं? तुमने कमाया या तो उसको कंज्यूम कर लोगे या तो सेव कर लोगे। तो मेरा कहना है कि एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग इनकम भी कहते हैं, और इनकम को डिनोट करते हैं वाई से। एग्रीगेट सप्लाई को क्या कहते हैं और इनकम को किससे लिखते हैं? तो हमारी इनकम या तो कंज्यूम हो जाएगी या तो सेव हो जाएगी। फिर से, हमारी डिमांड दो प्रकार की होगी, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या तो, और हमारी इनकम या तो कंज्यूम हो जाएगी या तो सेव हो जाएगी। ठीक है, इससे एक अंदाजा आपको यह लगना चाहिए कि हमारी इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, बाकी ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये इसी सेविंग्स में से हो रहा है। मानते हो कि नहीं? हमने कमाया, कुछ खा के खत्म कर दिया, कुछ बचा लिया, जो बचा लिया उसी को फर्दर क्या करते हैं? इन्वेस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आगे हम लोग सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सीखा एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल बी डिमांडेड इन इकोनॉमी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम। विल बी यानी एक्स एंड या एक्सपोस्ट, एक्स एंड चार कंपोनेंट होते हैं, सी आई जी एक्स माइनस एम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, जिसमें हम लोग रियल फ्लो और मनी फ्लो कहते हैं। चार सेक्टर होते हैं, दो सेक्टर है तो हाउस होल्ड और फर्म होता है, तीन सेक्टर में हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट होता है, और चार में हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड होता है। हम लोग दो सेक्टर का ही आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग कह रहे हैं एडी इक्वल टू सी प्लस आई। यहां तक की बातें ठीक है? चलो भाई बताओ इन द लाइव सेक्शन, यहां पे किसी को कुछ डाउट पूछना है? संस्कृति चैप्टर 1 से तो अभी नहीं बता पाएंगे, वो तो वो आपको अलग से पूछना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहे थे? Okay, everybody, please focus. Students, please focus. एग्रीगेट डिमांड के हमने कहा दो कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई। अब हम लोग आगे सी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग सी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो सी का मतलब क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है ऑटोनॉमस और एक होता है इंड्यूस्ड। बोलो क्या क्या? ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। अब साहब ऑटोनॉमस क्या होता है और इंड्यूस्ड क्या होता है?
ऑटोनोमस मतलब जो किसी और के ऊपर, ऑटोनोमस मतलब जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। ऑटोनोमस जैसे ये बताओ, जब लॉकडाउन का टाइम पीरियड था, हम याद नहीं दिलाना चाहते उस पीरियड को, लेकिन जब वो पीरियड था तो क्या आपको नहीं लगता कि उस दौरान भी खर्चे तो होते थे? इनकम बहुत से लोगों की ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी, लेकिन क्या उस दौरान भी खर्चे होते थे? हाँ, खर्चे होते थे। कौन से? बेसिक खर्चे होते थे। ठीक है, उस समय आप कपड़े की शॉपिंग के लिए तो निकलते नहीं थे, लेकिन सर खाने पीने का खर्चा तो होगा ही, दवाइयों का बेसिक खर्चा तो होगा ही। तो ऐसे खर्चे जो इनकम हो या ना हो लेकिन वो खर्च होगा, इनकम हो या ना हो लेकिन वो खर्च होगा, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस खर्चे, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ये लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड माने जो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर निर्भर करता है। जब कमाई बढ़ती है तो ये खर्चे भी बढ़ते हैं। जैसे आप लोग जब अभी भी खर्चे करते हो कि नहीं करते हो? आप लोग करते हो, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, है ना? वो जितना सैंक्शन मिलता है उतने के ऊपर है। लेकिन जब कमाई होने लगेगी तब तो आज पार्टी तेरा भाई देगा, सेविंग करेगा। अच्छा, तो लेकिन खैर, जब आप कमाने लगते हो तो खर्चा करने लगते हो कि नहीं करते? होता है। फिर थोड़ा सा घूमने फिरने पे भी खर्चा होगा, थोड़ा खाने पीने पे भी खर्चा होगा। ठीक है, हाँ, अंधा पैसा है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं उसको? इंड्यूस एक्सपेंडिचर। जो ज्यादा इनकम होती है तो ज्यादा खर्च होता है, और कम इनकम होती है तो कम खर्च होता है। समझ रहे हो? तो दो तरीके से खर्चा होता है, एक डिपेंड करता है इनकम के ऊपर और एक डिपेंड नहीं करता इनकम के ऊपर। इनकम चाहे 0 हो, 100 हो, 50 हो, करोड़ हो, 2 करोड़ हो, कितनी भी हो, खर्चा उतना ही होगा। ऑटोनोमस डज नॉट डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ इनकम। और एक होता है इंड्यूस्ड अपॉन वाई, वाई का मतलब इनकम, और एक होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम। ये लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी बार से, और इंड्यूस्ड को डिनोट करते हैं बी वाई से। ऑटोनोमस को सी बार से और इंड्यूस्ड को किससे? बी वाई से। इतना तक आप लोगों को समझ में आया? तो हम लोग कहते हैं कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो चीजों को मिला करके आता है, एक सी बार और एक बी वाई। सर इसमें वाई का मतलब तो समझ में आ गया, इनकम। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है एमपीसी। बोलो, हम बी बोलने बोले थे, उसके बाद एमपीसी। फुल फॉर्म कौन बोला तुम लोगों को? बी हम बताते हैं क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब बोलो क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप अपनी 1 रुपए की कमाई में से कितना पैसा खर्च कर रहे हो उसे कहा जाता है एमपीसी। 1 रुपए में से कितना रुपया खर्च कर रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो। हमने कहा तुम 1 रुपया कमाते हो तो उसमें से 80 पैसा खर्च कर देते हो। सुनो, 1 रुपया कमाते हो तो 80 पैसा खर्च कर देते हो। तुम्हारी कमाई शुरुआत में थी 0, ठीक है, अभी जैसे, तो भी कुछ खर्चा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मान लो इसके बावजूद तुम्हारे खर्च हैं 100 रुपए, इसको हम लोग कहेंगे सी बार। वो खर्चा जो 0 इनकम पर भी हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस, क्योंकि भैया 0 कमाई पर भी खर्चा कैसे कर रहे हो, क्योंकि वो ऑटोनोमस है, वो इनकम के ऊपर निर्भर नहीं है। फिर हमने कहा आप 1 रुपया कमाते हो तो उसमें से 80 पैसा खर्च करते हो,
0.8, बी कितना लिखा 0.8। तो ये बताइए अगर आप 1000 रुपए कमा लें तो टोटल कितना खर्चा कर लोगे? सुनो, सी बार माने ऑटोनॉमस वाला खर्चा तो करोगे ही करोगे, क्या कहते हो? और हर 1 रुपए में 80 पैसा खर्च करते थे, तो 1000 रुपए में कितना खर्च कर दोगे? 800। मेरे पास एक दो सवाल आए हुए हैं 17 तारीख को। अच्छा, हो सकता है, पता नहीं साहब। गलत सुन ले। तो अगर 1000 रुपए की इनकम है, अगर 1000 रुपए की इनकम है, 1 रुपए से कितना खर्च करते हैं? 80 पैसा। तो 1000 रुपए से 800, इसे कहेंगे इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या है ये? और जितना इनकम के ऊपर निर्भर नहीं करता, करना ही करना है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो C इक्वल टू क्या हो गया? C बार प्लस C इक्वल टू C बार प्लस BY, यानी 100 रुपया तो होना ही होना था, बाकी 80 पैसा खर्च हो रहा है 1000 में से। तो 100 रुपए का ऐसे खर्चा, 800 रुपए का इंड्यूस्ड खर्चा, टोटल खर्चा कितना हो गया? 900। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के दो हिस्से आ गए, एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस्ड। अच्छा ये बताओ, अगर इनकम 1000 न हो करके 1500 रुपए होती तो हमारा टोटल खर्चा कितना होता? ऐसे नहीं, पहले बोलिए क्या होगा? C इक्वल टू C बार कितना प्लस गुड 1300। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड हो गया। अच्छा ये बताओ, C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.65। एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम, कितनी इनकम हो at which consumption expenditure will be rupees 2000 करोड़। कितनी इनकम हो कि C कितने के बराबर हो जाए? 2000। अच्छा 3000 आंसर बोल रहे हो, हमको लगा हम ही से कह रहे हो। नहीं, 2000 नहीं होगा, 3000 हो। हाँ, तो कितनी इनकम हो जाए कि कंजम्पशन 2000 हो? कम ऑन एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, प्लीज राइट योर आंसर। फ्री के, बढ़िया निखिल, बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई, C इक्वल टू 200 प्लस 0.6 Y होता है। C दिया हुआ है 2000 इक्वल टू 200 प्लस 0.6 Y। ये 200 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800। तो y इक्वल टू कितना डिवाइडेड बाय 0.6 3000 समझे। आगे सबको ओके। नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बनता है। तो देखिए यहां पे एक्स एक्सिस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं इनकम, और यहां पे ड्रॉ करते हैं जो कर्व बना रहे हैं वो। पहले हम लोग बनाते हैं सी बार, और सी बार एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। कारण ये कि इनकम चाहे जितनी भी हो खर्चा उतना ही होगा। इसे कहते हैं एग्रीगेट ऑटोनोमस कंजम्पशन। और एक होता है बीवाई यानी इंड्यूस्ड। जब जीरो कमाई होती है तो इंड्यूस्ड खर्चा जीरो होता है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी हमारा इंड्यूस्ड खर्च भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है, इसे हम लोग कहते हैं बीवाई, इसे हम लोग कहते हैं सी बार। और दोनों को जोड़ करके क्या बन जाता है एडी, एग्रीगेट डिमांड। समझे कि नहीं समझे। दोनों को जोड़ करके क्या बन जाएगा एडी, मतलब एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। फिर इसके बाद हाँ सॉरी एडी हमने बोल दिया, आई जस्ट wrote it mistakenly, गलती हो गई। इट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी इक्वल टू क्या सी बार प्लस बी वाई, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। अब देखो होता क्या है, शुरुआत में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना ही होगा जितना ऑटोनॉमस है। फिर जैसे जैसे इंड्यूस खर्चा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा टोटल खर्चा भी बढ़ता जाएगा। इसको आप इस प्रकार समझो, एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, उसको इस प्रकार समझो। मेजर्स टू कंट्रोल निखिल, जैसे हमने आपसे कहा कि सी बार इक्वल टू 0.75, इसका मतलब बताओ क्या हुआ। अगर 1 रुपया कमाते हैं तो उसमें से कितना खर्च करते हैं 75 पैसा। और C इक्वल टू, मान लो हमने कहा C इक्वल टू, या ऐसे लिख देते हैं, व्हाट एम आई राइटिंग, B इक्वल टू 0.75, C बार इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 200। इसका मतलब क्या, ऑटोनोमस, कुछ कमाए ना कमाए इतना खर्चा तो होगा ही। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या बन गया, सी बार प्लस 200 प्लस। तो अब यहां पे लिखते हैं इनकम, और उसके बगल में हमने लिखा सी बार, या हाँ ठीक है सी बार, फिर लिखा बी वाई, और फिर लिखा सी। तो मान लो इनकम 0 है तो सी बार कितना होगा 200, बी वाई कितना हो जाएगा 0 इंटू 0.75, 0, टोटल खर्चा कितना 200। अब मान लो आपने 200 रुपए कमाए तो भी ये 200 होगा, बी वाई कितना हो जाएगा 200 इंटू 0.75, बोलो कितना 150, टोटल खर्चा बोलो 350। मान लो अब आपने 400 कमाया, ऑटोनोमस कितना 200, बीवाई कितना हो जाएगा 300, टोटल खर्च
मान लीजिए इनकम 800 है, तो और ये टोटल खर्च, मान लीजिए इनकम 1200 है, ये तो 200 ही होगा, और ये 900 हो जाएगा, और ये तो अगर इनकम दिया हुआ है और सी बार दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इतनी चीजें अगर हमको दिया हुआ है, तो क्या हम अपना पूरा का पूरा टेबल बना सकते हैं? अब हम दिखाना यहां पे ये चाहते थे कि जैसे जैसे बी वाई बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही आपका सी भी बढ़ रहा है। जैसे 100, 0 से 150, 200 से 350, ये 150 से बढ़ा, 150 से 300 से 300 से, यानी जिस प्रकार आपका ये इंड्यूस बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से आपका टोटल कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो इसीलिए जिस तरीके से आपका इंड्यूस खर्चा बढ़ता गया, उसी के पैरेलल आपका टोटल खर्च भी बढ़ता गया। तो ये दोनों लाइनें कैसे आपस में पैरेलल होती हैं? जी हां। यहां पे हमने क्या क्या बनाया है? सी बार और बी वाई। इतना बना करके मेरे को एक बार डन बताइए। इतना जल्दी से बना करके डन बताइए। समझ में आ रहा है साहब? आ रहा है समझ? क्या क्या करे सर? क्या? हाँ, फोन आ रहा है, तब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो हम लोगों ने इसका डायग्राम सीख लिया, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई सीख लिया। अब इसमें यह समझो, ये जो बी है इसका मतलब हुआ एमपीसी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमें सिखानी थी, वो भी आपको एक बार साथ में सिखा देते हैं, फिर बी और एपीसी एमपीसी इन सब पे आते हैं। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग पढ़ चुके हो क्या? तो हमारी इनकम या तो कंज्यूम होगी या तो सेव होगा। तो ये बताओ, अगर इनकम 0 और कंजम्पशन 200 है, ऐसा कैसे मुमकिन है? जो पुरानी सेविंग होगी वहां से पैसा आ रहा है, तो सेविंग घटने लगती है। जब इनकम से ज्यादा खर्चा होता है तो सेविंग घटने लगती है। तो हम कहेंगे सेविंग हो जाएगी यहां पर 0 माइनस 200 माइनस 200, यहां पे 200 माइनस 350 माइनस 150, 400 माइनस 500, फिर समझे? तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। अब अगर हमें इनकम, कंजम्पशन और सेविंग बनाना हो तो समझो, इनकम की लाइन कुछ इस प्रकार बनती है।
सर आपने तो ऐसे BY बनाया था, ये इनकम की भी लाइन है, इनकम की लाइन। ये 45 डिग्रीज की एक स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनती। सर इसके पीछे का कारण, क्योंकि यहां पे भी इनकम है, यहां पे भी इनकम बना है, तो जैसे 1 एक्स एक्सिस पे, 1 वाई एक्सिस पे, 4 वाई एक्सिस पे, 4 एक्स एक्सिस पे, मतलब समझ रहे हो, इनकम ही तो बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे भी इनकम, वाई एक्सिस पे भी इनकम, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनती है अपवर्ड स्लोपिंग। उसकी ज्यादा मैथ्स में अभी फिलहाल नहीं जा रहे। अब हमको क्या बनाना है इसमें, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का कर्व इस तरीके से अभी हम लोगों ने सीखा बनता है। तो भैया जब तक कंजम्पशन इनकम से ज्यादा दिखाई देती है, दिख रहा है, जब तक कंजम्पशन इनकम से ज्यादा दिखाई देती है तब तक सेविंग्स का कर्व नेगेटिव होता है। तब तक सेविंग्स का कर्व क्या होता है, नेगेटिव। ये हो गया सेविंग्स। ठीक है, अब सुनो वापस से। जब तक कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से तब तक सेविंग्स नेगेटिव है। जब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन था तब मेरी सेविंग, जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा थी तब सेविंग नेगेटिव था। जब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन था तब सेविंग, और जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा तो सेविंग पॉजिटिव। आइए यहां पे देखते हैं। जब तक इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है, जस्ट चेकिंग, जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो सेविंग नेगेटिव। जब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन है तो सेविंग, जब इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से तो सेविंग। समझे क्या? y इक्वल टू सी प्लस एस हो जाएगा इतना तक। इफ देयर इज कंजम्पशन ऑन जीरो लेवल ऑफ इनकम देन आवर सेविंग विल डिक्रीज, सेविंग विल बी जीरो। हाँ कर, चलो हुआ, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम आपको सिखा रहे थे कि C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई में ये B का मतलब क्या होता है। B का मतलब होता है MPC। B का मतलब क्या होता है, MPC। अब ये जो MPC है, ये जो MPC है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कहते हैं MPC इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। बोलो, जैसे मान लो आज तुम कमाते हो 200 रुपए और 200 में से 150 रुपए खर्च कर देते हो, ठीक है। मान लो अगर तुम 300 कमाओ और उसमें से फिर टोटल खर्च 220 कर दो, तो ये बताओ मेरे को सभी लोग सोच करके कि कितने से आपका इनकम बढ़ा और कितने से कंजम्पशन बढ़ा। तो 70। तो 100 रुपए की कमाई में से 70 रुपए का खर्च हमने बढ़ा दिया, तो 100 रुपए की कमाई बढ़ी और 70 रुपए का खर्चा बढ़ा, तो हर 1 रुपए में से कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, 70 पैसा। तो हम कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन। सर ये क्या बनाए हैं, ये पहली बार देख रहे हैं, ट्रायंगल शेप जैसा, डेल्टा कहते हैं इसको। डेल्टा बताता है चेंज को, किस चीज को, चेंज को।
समझे? ये मतलब होता है एमपीसी का। जिस प्रकार एमपीसी होता है उसी प्रकार एक और रेशियो होता है, उसे हम लोग कहते हैं एपीसी। इट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। क्या हो गया बताइए? टोटल कंजम्पशन अपॉन, तो एपीसी माने टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। अब जैसे हम आपसे कहें यहीं पर टोटल कंजम्पशन कितना है? 150, और टोटल इनकम कितनी है? तो टोटल कंजम्पशन 150 का, इनकम कितने की? तो ये कितना हो जाएगा? समझे कि नहीं समझे? तो एक होता है एपीसी जो कहां से निकाला जाता है? टोटल, बोलो, टोटल कंजम्पशन अपॉन, और एक होता है एमपीसी विच इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो अगर हमको यहां पे एमपीसी निकालना हो तो पहली बार में नहीं निकाल सकते क्योंकि चेंज नहीं पता है। दूसरे वाले में चेंज पता है 70/100, लेकिन एपीसी टोटल कंजम्पशन कितना? 150, टोटल इनकम कितना? 200, 150/200 0.75। और यहां पर 220/300, बोलो, हाँ, 0.733। समझे कि नहीं समझे? तो टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम क्या हुआ? एपीसी। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इनकम क्या हुआ? एमपीसी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन में आता है। अगर 1 रुपए की कमाई बढ़ेगी तो खर्चा क्या 1.5 रुपए का बढ़ा देंगे? अच्छा ये बताओ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो सकता है? हो सकता है, पुरानी कमाई से करेंगे। लेकिन अगर आमदनी 1 रुपए से बढ़ी है, सॉरी, आमदनी अठन्नी से बढ़ी है तो खर्चा रुपया से बढ़ा सकते हैं? फिर से सुनो, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो सकता है? हो सकता है। जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर सकते हो? कर सकते हो। जीते जाते एग्जाम्पल है तुम लोग। कमाई धमाई के नाम पे कुछ नहीं, खर्चा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सेविंग्स, पेरेंट्स सेविंग किस लिए है? इसीलिए। हाँ, ट्रेडिंग से नालायक। ये वही लोग हैं, मतलब बस ट्रेडिंग करके तुरंत ऐसे ही अपने तुरंत ही उस पर लिखेंगे प्रोफाइल के ऊपर में मास्टर इन्वेस्टर, कनेक्ट मी फॉर डेली टिप्स। जस्ट गुड, इट्स गुड यू आर डूइंग। ठीक है, सुनो, ठीक है, ओके, लिसन व्हाट आई वाज सेइंग कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो सकता है। हां, आपकी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर 1 रुपए से इनकम बढ़े तो 1 रुपए से ज्यादा से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। यानी चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर से बोलो, चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से ज्यादा। तो एमपीसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है। जैसे देखो, ऊपर का एग्जाम्पल देखना, देखो भाई, देखो यहां पे बाजू में निकाल के दिखाएंगे एपीसी। सब लोग करेंगे साथ साथ में? ओ भाई ध्यान दो, ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए। ये है कंजम्पशन, ये है इनकम। कंजम्पशन अपॉन इनकम करेंगे तो क्या मिलेगा? एपीसी 200/0। 200/0 इंफिनिटी। जस्ट अ मिनट। ओके, सो एपीसी कैलकुलेट करना था अपने को। एपीसी माने टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। तो टोटल कंजम्पशन कितना? 200,
इनकम कितनी? 0, तो 200 बाय 0 इज इंफिनिटी। 350 बाय 200 1.75, 300 बाय 400 0.75, सॉरी 500 डिवाइड बाय 400 1 पॉइंट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ साहब? 1 रुपया कमा रहे हो तो टोटल खर्चा 1 रुपया 25 पैसा है। सर एमपीसी का मतलब क्या था? 1 रुपया एक्स्ट्रा। एपीसी का मतलब क्या है? 1 रुपया टोटल। एक होता है एवरेज, एक होता है मार्जिनल। हम यहां पे बात कर रहे हैं एवरेज की। एक शर्ट खरीदा 1000 रुपए का और 2 खरीदा 1800 का, तो दूसरे के लिए एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? कम ऑन, एक खरीदा 1000 का, 2 1800 का, दूसरे के लिए एक्स्ट्रा कितना दिया? मार्जिनल 800। और 2 कितने का पड़ा? 1800। तो एवरेज एक कितने का पड़ा? 900। एवरेज 900। अंतर है कि नहीं मार्जिनल एवरेज में? समझे कि नहीं समझे? मार्जिनल माने एक्स्ट्रा और एवरेज माने टोटल। वैसे ही करके टोटल कंजम्पशन 800 डिवाइड बाय 800 1, टोटल कंजम्पशन 1100 डिवाइडेड बाय 1200 इज इक्वल टू 0.91। ठीक है, समझ गए? एवरीबडी इन द लाइव चैट कम ऑन प्लीज कंफर्म। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म। क्या ये आया? तो सुनो अब काम की बात। एमपीसी हमेशा लाई करता है 0 to 1 के बीच में। 0 to 1 के बीच में, बोथ इंक्लूसिव। मतलब 0 भी हो सकता है। अंबानी 100 करोड़ से अगर एक, मतलब मान लो 100 करोड़ कमा रहा है और 100 करोड़ 1 लाख भी कमा लेगा, तो ऐसे थोड़ी कि 1 लाख रुपए और आ गया तो खर्चा बढ़ा देते हैं। उसका एमपीसी 0 भी हो सकता है। एक्स्ट्रा कमाएगा तो एक्स्ट्रा खर्चा कर दे, जरूरी नहीं है। और हो सकता है कि आप जितना एक्स्ट्रा कमाए पूरा का पूरा एक्स्ट्रा खर्चा कर दें, तो 1 भी हो सकता है। 0 से 1 तक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। एक होता है एपीसी। एपीसी 0 नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा ही। तो इसमें देखो ओपन ब्रैकेट बनाते हैं 0 और इंफिनिटी। इंफिनिटी में भी ओपन ब्रैकेट बनाते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं कैन नॉट बी 0, बट कैन बी मोर देन 1। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस खर्चा तो होता ही है। कैन नॉट बी मोर देन 1। हाँ सॉरी, कैन बी मोर देन 1। तो ये हो गया आपका एपीसी और एमपीसी। आई होप दिस इज क्लियर। एवरीबडी, इज दिस क्लियर? अब जैसे जैसे आपका कंजम्पशन का कर्व है C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, वैसे ही करके आप सेविंग्स का भी बना सकते हैं। S इज इक्वल टू माइनस सी बार, क्योंकि अगर इतना आप ऑटोनोमस तौर पे खर्च कर रहे हो तो इतना आप ऑटोनोमस तौर पे डिस सेविंग कर रहे हो। डिस सेविंग माने सेविंग इतने से घट रही है, खर्चा इतने से होगा यानी सेविंग इतने से घटेगी ही घटेगी। प्लस अगर इतने रुपए खर्च कर रहे हो 1 रुपए में से, तो 1 माइनस बी, इतने रुपए बचा रहे हो। तो इसे हम लोग कहते हैं सेविंग फंक्शन। क्या हो गया बताओ? सेविंग फंक्शन। तो अगर आपका ऑटोनॉमस खर्चा 500 है और एमपीसी 1 रुपए में से जितना खर्च कर रहे हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो 0 मान लो 90 है,
तो सेविंग फंक्शन हो जाएगा -500 प्लस 1 माइनस 0.9 इंटू वाई, यानी -500 प्लस 0.1 वाई। यह बन जाएगा क्या आपका सेविंग्स फंक्शन। समझे कि नहीं समझे? फिर उसके बाद एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, हम लोगों ने एमपीसी में सीखा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, वैसे ही करके एमपीएस होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। बोलो, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। जैसे एपीसी होता है टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, वैसे ही एपीएस होता है टोटल सेविंग अपॉन टोटल। अच्छा, 1 रुपए में जितना खर्च किए एमपीसी, जितना बचाए एमपीएस, तो हम लोग कहते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू, वैसे 1 रुपए का टोटल, 1 रुपए की टोटल इनकम में से जितना खर्चा है एपीसी और जितना सेविंग है एपीएस, तो इन दोनों को भी जोड़ने पे क्या मिलता है? ठीक है। तो अगर ऊपर वाले सवाल में हमको एपीएस निकालना हो, तो अगर ये प्लस इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। ये 1.75 है तो ये माइनस 0.75 हो जाएगा, 1 से माइनस करते जाना है। ये माइनस 0.25 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये नहीं 0.284, सॉरी 0.184 हो जाएगा। ठीक, 0.84। चलो ओके, तो आपको ये समझ में आया? जैसे एपीसी एपीएस, एमपीसी एमपीएस है, वैसे ही एपीसी एपीएस है। सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस सी बार प्लस, स्पीक आउट, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। आगे देखिए। अच्छा, रेंज की बात करें तो एमपीसी का क्या था? दोनों जोड़ करके 0 भी हो सकता है, वैसे ही एमपीएस भी। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट पर हम आते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पर हम आते हैं। वैसे ही एमपीएस भी 0 से 1 हो सकता है। एपीसी जैसे 0 से इंफिनिटी हो सकता है, एपीएस माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है और 1 तक हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि एपीसी 0 नहीं है तो ये 1, यानी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होना ही है। तो सेविंग कभी भी पूरी की पूरी इक्वल टू 1, यानी पूरी के, ये 1 कब होगा? जब इक्वल टू इनकम हो जाए, तो पूरी तरीके से इक्वल टू इनकम नहीं हो सकती। इसको लिख करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख करके बताइए डन। ये आपके हम असर्शन रीजन के हिसाब से बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। माइनस इंफिनिटी इसलिए क्योंकि जब हमारा कंजम्पशन, यहां पे देखिए, जैसे हमारा कंजम्पशन 200 है तो सेविंग माइनस 200 है, तो ये प्लस इंफिनिटी, तो ये माइनस इंफिनिटी, तो ये माइनस से धीमे धीमे घट करके 0 पे आएगा, 0 से बढ़ करके धीमे धीमे 1 तक जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी। तो कभी भी सेविंग पूरी तरीके से इनकम के बराबर नहीं होगा।
ओके आगे बढ़ते हैं। देखो AD इक्वल टू C प्लस आई होता है। हमने C का डायग्राम ऐसे बनाया, हाँ एग्जाम्पल में एक केस बहुत दिखा था मैंने, कौन से एग्जाम्पल? ऊपर वाले एग्जाम्पल कहाँ है बस? APC1 है। कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, आर को डिवाइडेड बाय आर को करेंगे तो 1 आएगा। तो हम कह रहे थे कि हमने एग्रीगेट डिमांड का कर्व आपको अभी नहीं बताया, हमने कंजम्पशन का बताया। कंजम्पशन का कर्व एक स्ट्रेट, या हम कह सकते हैं चलो स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, हालांकि जरूरी नहीं है स्ट्रेट ही हो, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। यह है आपका कंजम्पशन का कर्व। इन्वेस्टमेंट हम लोग अज्यूम करते हैं कि ऑटोनॉमस है। इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी, यानी हम मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर निर्भर नहीं करती। तो एग्रीगेट डिमांड इन दोनों को जोड़ के आता है, तो एग्रीगेट डिमांड इसके भी ऊपर से बनता है। तो अगर आप हमसे पूछो सर एडी का कर्व आपने नहीं बताया, एडी का कर्व सी के भी ऊपर से आएगा, क्योंकि सी क्या था? सी बार प्लस, और एडी क्या हो गया? सी प्लस। समझे? चलो खैर ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं था, बट हमने फिर भी एक बार बता दिया आपको, ठीक है। एडी इक्वल टू सी प्लस। ओके आगे बढ़ते हैं। एक चीज बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि आज के समय के सिनेरियो के हिसाब से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको बता रहे हैं। बहुत अधिक इसका एग्जैक्टली सिलेबस में इंक्लूडेड ऐसा नहीं है, लेकिन क्या पता क्योंकि इतना रीसेंट सिनेरियो इसलिए इंक्लूड हो जाए। हमारा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। हमारा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। जैसे हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट्स को बढ़ाया तो उससे ब्याज लेना महंगा हो गया। पहले ये भाई साहब क्या करते थे, इन्वेस्टर हैं, क्या नाम? ट्रेडर हैं, अच्छा क्या नाम? ऋषभ। पहले ऋषभ भाई साहब क्या करते थे, ब्याज पे पैसा बैंक से उठाते थे, 8% पे ब्याज पे इनको पैसा मिल जाता था और बाजार से 12% 15% आराम से कमा लेते थे। अब क्योंकि ब्याज महंगा हो गया, मान लो ब्याज पे ही अब इनको पैसा 10% पे मिलता है, तो क्या इनको वही मजा आएगा जो पहले आता था? नहीं। तो आप बाजार में इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कम कर देंगे। तो एक चीज आप लोग कृपया याद रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर बढ़ जाती है तो फिर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। शायद कुछ इसी वजह से स्टॉक मार्केट हाल ही में बहुत गिरा भी है ना? उसके दो कारण हैं, एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था और इस कारण ब्याज दर बढ़ाया गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से लोगों की इन्वेस्टमेंट कम भी होती है। समझ गए इस बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अब समझना, हम लोग समझेंगे इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इनकम के बारे में। देखिए दो प्रकार से इक्विलिब्रियम निकाला जा सकता है। बेसिकली कहते हैं इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन जब एडी इक्वल टू एएस होता है तब सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस होगा। अब सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स हो जाएगा। तो ये दो अप्रोचेस होते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के। अब एडी इक्वल टू एएस का मतलब क्या हुआ? ऊपर अभी अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया एडी का,
यस और नो? तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व कुछ इस तरीके से बनता था और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व एक स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन 45 डिग्रीज पे, ये है एग्रीगेट सप्लाई माने इनकम और ये है एग्रीगेट डिमांड। तो ये वो लेवल ऑफ इनकम हो गया, सुनना, ये वो लेवल ऑफ इनकम है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। ये वो लेवल ऑफ इनकम है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये है इनकम, यहां पे एडी, और इससे पहले डिमांड ज्यादा है बाजार में लेकिन सप्लाई कम है। इसके बाद सप्लाई ज्यादा होगी बाजार में, डिमांड कम होगी, लेकिन ये वो लेवल है जहां पे इक्विलिब्रियम है और एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। भैया क्या होगा अगर हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है? डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगा, तो जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स प्रोड्यूस करके नहीं रखेगा, बाजार में डिमांड ज्यादा दिखाई देगी। और अगर ज्यादा डिमांड होगी तो अब प्रोड्यूसर को मन करेगा हम ऐसा करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएगा, प्रोडक्शन आगे बढ़ाएगा तो एएस आगे भागेगा, डिमांड भी थोड़ी आगे भागेगी, और वो इक्विलिब्रियम पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। समझो, अगर हम प्रोड्यूसर है, हमको दिखाई दे रहा है मेरे गुड की डिमांड ज्यादा है, तो अगले दिन ज्यादा स्टॉक भर के जाएंगे ना, है कि नहीं? और अगर हमको दिखाई देता है कि अरे मेरी सप्लाई ज्यादा थी, बाजार में उतनी डिमांड नहीं है, तो अपनी स्टॉक को कम कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हम कहेंगे अब आगे प्रोडक्शन कम कर दो क्योंकि इस समय बाजार में डिमांड नहीं है, तो वो भी किस सिचुएशन में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। यानी अल्टीमेटली इकोनॉमी को घुमा फिरा करके इक्विलिब्रियम में आना होता है। ज्यादा डिमांड है तो प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, ज्यादा सप्लाई है तो प्रोडक्शन को घटा देंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज करता है, मार्केट में कैसी स्थिति है उसके अनुसार। समझ गए आप लोग? एवरीबडी इन द चार्ट सेक्शन प्लीज कंफर्म। इसका एक और डायग्राम बनता है जो कि सेविंग इन्वेस्टमेंट से आता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि एडी और एएस जिस जगह पे एक बराबर हैं, वहीं पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स भी एक बराबर होगी। अच्छा बना है क्या? नहीं, हाँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी वहां पे एक ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम खैर बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी क्योंकि बना रहता है, फिर आप देख के कंफ्यूज होते हो कि ये क्या है ये तो समझाया नहीं, इसलिए बता दे। तो जहां पे एडी इक्वल टू एस होगा वहीं पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी होगी। अच्छा, आगे अब यहां पे आपको सीखना है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एंड 3 तरीके से होता है। एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझो, एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि साहब अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ा दो, डिमांड ज्यादा है सप्लाई बढ़ा दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज ऑलरेडी फुली इंप्लॉयड होते हैं, और अगर हमारे रिसोर्सेज ऑलरेडी फुली इंप्लॉयड हैं तो फिर आप
सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, है कि नहीं? तो अब देखो यहां पे हम लोग तीन तरीके से बनाते हैं। एक एग्रीगेट डिमांड हमने बनाया ये कहते हुए कि ये एग्रीगेट डिमांड तब होगी अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर होंगे। मतलब जितने लोग हैं हमारे यहां सबको काम मिल गया है, सारे के सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं। इसे हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम तब होगा जब हमारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहां पे हमारे पास स्कोप होता है कि हम और लोगों को एम्प्लॉय करें और किस पे आ जाएं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझो मेरी बात, हमने कहा 10, एक बार नंबर ले रहे हैं, तुम लोग नंबर से समझो। 10 सप्लायर हैं, 10 कंज्यूमर हैं, मैच खा गया, इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया? आया। हमने कहा 10 सप्लायर 10 कंज्यूमर। अच्छा 10 में से 6 सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं, 6 ही कंज्यूमर डिमांड भी कर रहे हैं, तो भी इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन अभी 4 लोग खाली बैठे हैं कि नहीं? इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया? आया। लेकिन 4 लोग खाली बैठे हैं, तो 4 की डिमांड भी बढ़ा सकते हैं, 4 की, तो वो क्या आ जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझे कि नहीं समझे? तो हम कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन जहां पे ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, सारे लोगों को काम मिल गया, वो है एग्रीगेट डिमांड एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, एडी इक्वल टू एस तो आ रहा है लेकिन सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं। एक होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी ये सिचुएशन पर जितना फुल एम्प्लॉयमेंट पे होता उससे भी ज्यादा डिमांड है, तो अब तो मेरे पास रिसोर्स बचा ही नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट पे यहीं पे आ गए थे, रिसोर्स बचा ही नहीं, तुम्हारी डिमांड इससे भी ज्यादा है। अब डिमांड इससे ज्यादा है तो हमारे पास क्या कहीं से रिसोर्सेज आएंगे इसको पूरा करने के लिए? नहीं आएंगे। तो हम इसको पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन। क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन। तो 3 सिचुएशन होते हैं, होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, कौन कौन सा? फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर से फुल, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम। ये 3 सिचुएशन पर इक्विलिब्रियम आ सकती है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। इससे पहले आई टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। व्हाट डू यू से? ओके, आई एम बैक। हाँ, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हम आपको सिखाने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। थोड़ा ही सा पोर्शन अब बचा हुआ है, इसको फटाफट समझ लेते हैं। मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसमें क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट हैज अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ऑन इनकम। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है उसका इनकम के ऊपर। तो वी से कि K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसे हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोल रहे हैं, इनकम मल्टीप्लायर कहते हैं। इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार काम करता है। मान लो आज हमने किसी एक जगह पर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल हमने एक इन्वेस्टमेंट किया लैपटॉप खरीदने में, ठीक है। मैडम की लैपटॉप की दुकान थी, ठीक है। क्या नाम मैडम?
मुस्कान। तो मुस्कान की लैपटॉप की दुकान थी। अब मुस्कान एकदम खुश, बढ़िया कि आज बिक्री हुई है, तो आपके पास में एक्स्ट्रा पैसे आए कि नहीं आए? आए। कमाई ज्यादा हुई कि नहीं हुई? हुई। अब ज्यादा कमाई हुई तो आपकी बचत भी थोड़ी ज्यादा होगी। उस बचत में से आप भी कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? अब इनको दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ ना एक फर्नीचर, ये कुर्सी उतनी अच्छी नहीं है, एक और कुर्सी होनी चाहिए। ठीक है। पीछे भाई साहब की फर्नीचर की दुकान थी, क्या नाम है सर? हाँ, शिवम। क्यों नहीं वीडियो दिख रहा है साहब? बाकी सबको वीडियो दिख रहा है। देखिए देखिए, आगे पीछे टर्न करके स्क्रीन को देखिए। तो शिवम साहब की फर्नीचर की दुकान थी। अब फर्नीचर की दुकान थी, इनके ऊपर में खर्चा किया गया, तो फिर इनके पास में पैसे आए। अब शिवम तुम्हारे पास में पैसे आए तो तुम भी एक जगह पे देख रहे हो, अरे ये पंखा ना पुराना हो गया, यहाँ पे एलईडी वो बल्ब वाला पंखा लगाएंगे। तुम भी आगे कुछ इन्वेस्टमेंट, मतलब सुनो मेरी बात, हमने अगर खर्चा किया तो किसी और के ऊपर में खर्च हुआ, फिर किसी और के ऊपर में, यानी एक इन्वेस्टमेंट कई लोगों की इनकम जनरेट करती है कि नहीं करती है? कई लोगों की इनकम जनरेट करती है। इसी को कहते हैं इनकम मल्टीप्लायर। और जितना ज्यादा हम लोग आगे की तरफ में खर्चे को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा लोगों की इनकम जनरेट होगी, है कि नहीं? इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/1 - या इसे हम 1/MPS भी कहते हैं। 1/MPS भी कहते हैं या 1/1 - MPC भी कहते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि जब इनकम 4,000 थी तो आपका इन्वेस्टमेंट 800 का था। अगर इन्वेस्टमेंट 1200 का हो जा रहा है तो इनकम 6,000 हो जा रही है। तो बताइए इनकम मल्टीप्लायर कितना है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम 2,000 का है और चेंज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 5। अच्छा, एक और तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इनकम 1,000 की है और इसमें कंजम्पशन 800 का है और 1200 की इनकम पे कंजम्पशन 920 का है, तो आपको बताना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या इनकम मल्टीप्लायर कितना है। तो ये होता है, अब देखो इस बार चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो मिल नहीं रहा, तो हम लोग एमपीसी निकालेंगे। एमपीसी कितना होगा और फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 - एमपीसी। एमपीसी होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। चेंज इन कंजम्पशन है 120 और चेंज इन लेवल ऑफ इनकम है 200, तो एमपीसी हो जाएगा 0.6। तो इन्वेस्टमेंट का फेस नहीं, वीडियो दिख रहा है। वाई फरहान साहब, ये पता नहीं कैसे आपको दिक्कत हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फेस दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है। फेस वीडियो तो हमारा पूरा एक ही में आता है, अलग अलग नहीं रहता है। उसको आप चेक करिए, वापस से रिज्वाइन करके एक बार चेक करिए, नहीं हो तो ऑफिस में एक बार कॉल करके उस पर कुछ टेक्निकल सपोर्ट लीजिए। तो 1/1 - 0.6, तो दिस विल बी 1/0.4 और ये हो जाएगा 2.5।
समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो ये भी एक तरीका हो सकता है। चलिए, हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस और के माने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा सेविंग करोगे उतना कम मल्टीप्लायर होगा। सर क्या इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगी इनकम? हाँ, तो क्या खर्चा होना भी इकोनॉमी में जरूरी है? यस, खर्च होना इकोनॉमी में जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से ग्रोथ भी होती है। हायर एमपीसी मीन्स हायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फरहान, एक बार आप ऑफिस में कांटेक्ट करिए, आपको हेल्प मिल जाएगी शायद थोड़ी। उनको स्क्रीनशॉट वगैरह भेज करके उनसे समझने की कोशिश करिए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखो, इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन एडी इज इक्वल टू एस, यानी व्हेन आई इज इक्वल टू एस। तो इफ सी इज इक्वल टू 400 प्लस 0.75y 0.75y एंड इन्वेस्टमेंट इज ₹1000 करोड़। मेरा आपसे कहना है फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बोलो क्या सवाल है? फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने क्लास 12th में यह चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो आप लोग प्लीज इस चैप्टर के और डिटेल स्टडी के लिए अपनी ये जो एंट्रेंस की बुक है, जो 12th की बुक है, उनको जरूर से रेफर करें। 12th की बुक से भी और डिटेल स्टडी के साथ में, न्यूमेरिकल्स के साथ में करें। अगर आपको 12th के भी वीडियोस रिक्वायर्ड हैं कुछ कुछ जिसमें डिटेल डिस्कशन है, तो वो भी हम आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि नहीं सर, हमको अभी भी इसमें दिक्कत है, हमको और डिटेल में एक बार पढ़ना है, तो फिर आपके लिए वो भी उपलब्ध कराया जा सकता है। संकोच मत करिएगा, मांग लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो बताइए साहब, अगर कंजम्पशन ये है, इन्वेस्टमेंट ये है, हमको पता है इक्विलिब्रियम तब होता है जब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो। अगर कंजम्पशन ये है तो सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा -400 प्लस 1 माइनस 0.75, यानी कितना? 0.25y। अब अगर ये सेविंग है, अगर ये सेविंग है तो ये इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, यानी 1000। इसको अगर सॉल्व करें तो 600 इज इक्वल टू, सॉरी 1400 इज इक्वल टू, कैसे 400 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.25y। तो y इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय 0.25, 5600। क्या ये समझ में आया ये वाला न्यूमेरिकल? एक आध न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू में, समझ गए इसको? ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट।
हम आपको सिखा रहे हैं इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में। देखिए सबसे बेस्ट सिचुएशन कब होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो एग्रीगेट, मान लीजिए एग्रीगेट सप्लाई है या लेवल ऑफ इनकम है, ये एग्रीगेट डिमांड है, एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इसके ऊपर से एग्रीगेट डिमांड है मतलब जितना हम कर सकते हैं वो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट, इससे ज्यादा डिमांड है तो इसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एक्सेस डिमांड। और ये जो गैप है, जो इस इक्विलिब्रियम, समझो बात को, ये इक्विलिब्रियम कब का है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, एट फुल लेवल ऑफ, फिर से व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एट, लेकिन अगर उससे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड है तो हम इसे कहेंगे एक्सेस डिमांड, और इसको हम लोग कहते हैं, इस गैप को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या नाम होता है इसका? और अगर इससे कम एग्रीगेट डिमांड है तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप। अब सुनिएगा इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में। एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड समझ में आ रहा है? ये डायग्राम आपको समझ में आ गया भैया? ये वाला डायग्राम आ गया? ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इससे कम है तो डिफ्लेशनरी गैप, इससे ज्यादा है तो इन्फ्लेशनरी गैप। अब समझो इसके क्विक पॉइंट्स। जब एडी कम हो एएस से, जो कि फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे है, तो डेफिसिट डिमांड, और जब एडी ज्यादा हो तो एक्सेस डिमांड। क्यों होता है डेफिसिट डिमांड? क्यों होता है डेफिसिट डिमांड? क्योंकि मनी सप्लाई कम है। डेफिसिट डिमांड को हम लोग कहेंगे मंदी का दौर है, डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, खरीदारी नहीं हो रही, मंदी का दौर है। बैंक रेट बढ़ गया जब बहुत ज्यादा महंगाई थी, ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर इसका एक मंदी, जैसे अभी जैसे क्या था कि बहुत ज्यादा डिमांड थी, उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट बढ़ाया गया। बैंक रेट बढ़ने से क्या होता है ना, धीमे धीमे करके वो कंट्रोल में आता है, डिमांड घटती है। तो डेफिसिट डिमांड का एक कारण ये भी हो सकता है कि बैंक रेट बहुत ज्यादा हाई है, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा कि वो खरीदारी कर सके। टैक्सेस बढ़ गए, पब्लिक के ऊपर में खर्चा कम हो गया है, तो डिमांड ही नहीं जनरेट हो रही। प्रोपेंसिटी टू सेव, लोग बचत तो कर रहे हैं लेकिन खर्चा नहीं कर रहे। और डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे। तो इससे क्या होगा, हम अपने प्रोडक्शन लेवल को कम कर देंगे, प्राइस लेवल को कम कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर मंदी का दौर है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे, तो फिर हम कहेंगे कि अब हमको हटो यहां से, जरूरत नहीं है दो चार लोगों की, प्रोडक्शन को कम कर देंगे, और जैसे प्रोडक्शन को कम करेंगे अपने आप बेरोजगारी होगी। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड कब होगा? जब वही चीजें ठीक उल्टी हो जाए, पब्लिक का खर्चा ज्यादा हो जाए, टैक्सेस कम हो जाए, डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी ज्यादा नोट छापने लगे। तो इन सब कारणों से क्या हो सकता है? एक्सेस डिमांड, लोन ज्यादा बढ़ने लगे तब। इसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी मेजर्स भी हैं, और ये मॉनेटरी मेजर्स आप पढ़ते हो मनी सप्लाई वाले चैप्टर में। किसमें पढ़ते हो? जब ज्यादा डिमांड होती है, अब तुम लोग खुद भी समझ सकते हो, जब ज्यादा डिमांड है तो हम ब्याज दर को और बढ़ाना चाहेंगे ना, कि लोग डिमांड कम करें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहेंगे। तो वही तो किया गया था, अभी डिमांड ज्यादा थी तो फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया।
और जब डिमांड कम है इकोनॉमी में, जैसे जब कोविड का टाइम था वो सब था, डिमांड कम थी इकोनॉमी में, तो उस समय इंटरेस्ट रेट को बहुत घटा दिया गया था। आपको पता है उस समय से बात थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सस्ता कर दिया गया लोन, ताकि लोग खरीदारी करें बाजार में। तो अगर डिमांड बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर सब कम होगा। और अगर हमको डिमांड को बढ़ाना है, सॉरी डिमांड घटाना है, कम करनी है डिमांड को, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो सब बढ़ा देंगे। बस इतना ही था इस चैप्टर में, खत्म ये चैप्टर। आप खुश हो गए या? मिशन अकम्प्लिश्ड। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव द हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसको एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, एकदम पूरा एफर्ट लगाइए आने वाले समय में। ठीक है, कि लगे कि आपने एकदम मेहनत किया है इस चीज के लिए। हम ये जानते हैं, हम हमेशा कहते हैं, हर एक एंट्रेंस बैच से जरूर से कहते हैं, जैसे हमने पर्टिकुलरली जब सीएचएस का एंट्रेंस दिया था, आई स्टडीड 11th 12th इन सीएचएस, तो वहां पे हमने ये चीज महसूस किया था। बीएचयू में भी दिया था तब तो ठीक है, तब एक बार महसूस हुआ था कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ हो रहा है, बट सीएचएस में हमने महसूस किया था, क्योंकि उस समय मेरे साथ में और भी कुछ लोग तैयारी कर रहे थे। तो जब हुआ था मेरा और कुछ लोगों का नहीं हुआ था, तो हमको मन में एक होता है ना, जब आप थोड़े और इनोसेंट होते तो फिर आपके मन में एक ये भी रहता है यार मेरा हुआ, मेरे दोस्त का नहीं हुआ। तो आप ये समझो कि आपको ना वो सीट अर्न करनी पड़ेगी, और आप हर एक सीट जो कि ले रहे हो, आप किसी एक की जगह भी ले रहे हो, तो आपको वो सीट बहुत अर्न करनी पड़ेगी, और आपको उसके लिए क्रेडिट वर्दी होना चाहिए। तो उस चीज के लिए जो कि आप पाना चाहते हो, उस चीज के लिए और भी कई लोग कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि उसको छोड़ देना है किसी और के लिए, लेना है, लेकिन उसके लिए उतना वर्दी भी बनना है, उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी है, क्योंकि आपको वो सीट अर्न करनी है। क्योंकि आप जब जाओगे तो उस पर कोई और नहीं जाएगा, तो आपको उसके लायक बनना भी है, उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली कंपटीशन है। ठीक है, सो उस चीज के लिए मेहनत करिए, अपने आप को उस हिसाब से एकदम काबिल बनाइए, और एकदम मस्त एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, बिना डरे, अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, तो पूरी मेहनत से पढ़िए, और बीच बीच में जब भी मौका मिले एंजॉय करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय। क्या? हाँ क्या? 6 को